Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, मैं आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स लेकर आई हुई हूँ जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नेट एग्जाम के लिए। और इसमें आप मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल में जा सकते हैं, जहाँ पे आप टेट कैटेगरी में अगर सर्च करते हैं तो आप वलिया नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। और स्पेशल क्लासेस में जाने के लिए आजकल कुछ कोड की इंपॉर्टेंस होती है, तो मेरा कोड है valia.anabia 8118। ये लगाएंगे, आप मेरी स्पेशल क्लासेस में जा सकते हैं आराम से, क्योंकि अब फ्री लेसन्स के लिए और स्पेशल क्लासेस के लिए कोड लगा दिया है अकेडमी ने। तो वहाँ जाके आप मेरे फ्री लेसन देख सकते हैं। जो मेरे फ्री लेसन्स हैं उनमें आपको काफ़ी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी के चैप्टर्स मिल जाएंगे, जो कि आपके सीडीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपके एजुकेशन में जो साइकोलॉजी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें इंटेलिजेंस के चैप्टर्स हैं, तो इससे आपका काफ़ी कंटेंट कवर हो जाएगा साइकोलॉजी का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जो आज का लेसन है वो हमारा एमसीक्यूज है, फंडामेंटल अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको फंडामेंटल अप्लाइड और एक्शन रिसर्च का कंटेंट कंप्लीट कराया था। तो एमसीक्यूज हैं आज हमारे। सो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हेन अ प्योर रिसर्च इज अप्लाइड टू अ न्यू सिचुएशन। जब आपकी प्योर रिसर्च, जब आप बेसिक रिसर्च करते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो किसी नई सिचुएशन में केयरफुल इंक्वायरी के साथ, तो वो आपका, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है वो हमारी बिल्कुल प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च होती है, जो हम नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए करते हैं। जब हम उसे किसी एक सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब अब हम उसे प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, तो अब आती है हमारी, जिसे अब क्या कहेंगे, वो हमारी अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। हम जानते हैं जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है उसका मेन रीजन क्या होता है कि आप इमीडिएटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब कोई एक्शन लेते हो तो आपकी एक्शन रिसर्च कहलाती है। तो इसलिए इसका आंसर होता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोसेस। मतलब जब हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं तो उसको रिसर्च करने के लिए जो हम प्रोसेस लेते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है, क्या सीक्वेंस है उसका, स्टेप बाय स्टेप। कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, मेथड या प्रोसीजर, या फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और कैसे हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। तो हम जानते हैं जब हम कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं तो फर्स्टली हम उसको सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस पे हमें रिसर्च करनी है। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं, पहले आप लेंगे सिलेक्शन करना प्रॉब्लम को, कैसे आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे हैं। देन आप स्टेटमेंट, क्या उद्देश्य है आपका, इसका करने का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। देन आपका आता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं इस रिसर्च को करने के लिए। तो आता है आपका मेथड, प्रोसीजर। देन आता है आपका कि आप किस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आप डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद आप जब डाटा कलेक्ट कर लेंगे फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जो आपने डाटा किया था आप उसे इंटरप्रेट करके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे। उसके बाद फिर आप अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट कर देंगे। तो 5 और 6 तो हम जानते हैं लास्ट का ही आना है। फर्स्ट आपको देखना होगा कि फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ 3 ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, ठीक है। 5 और 6 का भी अगर आप देख लेते हैं तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि 6 जो है हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि रिजल्ट्स जो आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च फॉर एनालिसिस किसके लिए आएगा। मैच करना है आपको, देखना है कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इवैल्यूएशन रिसर्च जहाँ पे आप चीजों को इवैल्यूएट करके देख रहे हैं। एक्शन रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, रिसर्च फॉर एनालिसिस, जब आप रिसर्च करें किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, तो इट मीन्स कि आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इसका आ जाता है हमारा इवैल्यूएशन रिसर्च। फिर आप करते हैं रिसर्च फॉर सॉल्यूशन बाय द यूजर। जब आप रिसर्च को करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी यूजर के लिए, कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप करते हैं एक्शन रिसर्च। जब आप थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं तब आप करते हैं फंडामेंटल रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च हमारी कब होती है, जब आपको किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसको यूज करना हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसर्चर वर्कर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है कि एक रिसर्च वर्कर के लिए, जब एक रिसर्चर कोई रिसर्च करता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सिंपैथी होना जब वो रिसर्च कर रहा हो, पेशेंस रखना, ओपन माइंडेडनेस, या फिर इमोशनल कंट्रोल। देखो, पेशेंस होना अच्छी बात है, क्योंकि आपको पेशेंस का काम लेना पड़ता है। रिसर्च एक लंबा प्रोसेस होता है, 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं आपको पीएचडी में। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप प्रॉपरली रिसर्च में कर नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ओपन माइंडेडनेस विच मीन्स कि आप डाइवर्जेंट थिंक करो, आप चीजों को बहुत क्रिएटिवली सोच पा रहे हो। ओपन माइंड
है आपके अंदर कि आप चीज़ों को डाइवर्जेंटली सोच पा रहे हो, क्रिएटिवली सोच पा रहे हो। इमोशनल कंट्रोल होना, इमोशनल का इससे कोई ऐसा लिंक नहीं है आपका रिसर्च से। तो इसका जो बेस्ट आंसर बैठता है वो आपका बैठता है ओपन माइंडेडनेस, क्योंकि सिंपैथी का कुछ वो नहीं है कि आप यहाँ सिंपैथी दिखाएंगे तो आपका रिसर्च अच्छी होगी, इससे कुछ नहीं होता। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ओपन माइंडेडनेस, कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकर आप होने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई इनोवेशन का काम कर रहे हैं तो आप चीज़ों को जितने मल्टीपल वेज से सोच सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग फॉर योर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है साइंटिफिक रिसर्च का, वो आपको बताना है। तो ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव एस्टिमेट लगाना, नो यूज ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर सीक्वेंशियल थिंकिंग। देखिए हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव होना बहुत अच्छा पॉइंट है रिसर्च के लिए। सब्जेक्टिव एस्टिमेट लगाना ये भी ठीक है। नो यूज ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर सीक्वेंशियल, मतलब आप एक सीक्वेंस में सोच रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चल रहे हैं, तो ये भी आपका अच्छा पॉइंट है। हाइपोथेसिस को यूज ना करना ये अच्छा पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे स्टेप आते हैं उसमें हमारा हाइपोथेसिस का एजम्पशन लगाना रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो आप नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसको आपको लास्ट में जाके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। तो हाइपोथेसिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है नो यूज ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये गलत चीज हो जाती है, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च का? हम जानते हैं फंडामेंटल रिसर्च हमारी बेसिक रिसर्च होती है। उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, क्या रीजन है उसका? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या एक्सटेंड करना एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को, या फिर स्टडी करना प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट, या फिर सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। हम जानते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम की जब सॉल्व करने की बात आ रही है तो ये हमारा एक्शन रिसर्च हो जाता है, ये हमारा फंडामेंटल नहीं होता, तो ये नहीं होगा। एक्सटेंड करना एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए जो हम करते हैं वो हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे का भी देख लेते हैं। स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट, जब आप पास्ट की प्रॉब्लम को स्टडी करते हो तो ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाता है, ये आपका फंडामेंटल नहीं होता, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आता है सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, आपको डिसीजन लेना उसके लिए, जब आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, तो ये भी आपका फंडामेंटल रिसर्च नहीं होता। तो फाइनली हमारा आंसर होता है सेकंड, एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज जज्ड बाय द। जो आपकी रिसर्च की जो क्वालिटी है वो किस बेसिस पे आप जज करेंगे? रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी फॉलोड इन कंडक्टिंग द रिसर्च, मतलब जो आप मेथड्स यूज करें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, या फिर आपकी जो रिसर्च की डेप्थ है कि आपकी रिसर्च को इन डेप्थ स्टडी करना, कि देखना कि क्या क्वालिटी है आपकी रिसर्च की, या फिर रिसर्चर जो है उसका एक्सपीरियंस को देखना। तो हम जानते हैं जब आप रिसर्च करते हैं तो क्वालिटी की अगर बात आएगी तो क्वालिटी में ये आएगा कि जो आपने रिसर्च की है, जो आपका टॉपिक है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही रिसर्च की है कि नहीं की है। जिसमें रिलेवेंस ऑफ रिसर्च इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्वालिटी को देखते हुए। Which one of the following statement is most correct about the difference between applied and action research का difference पूछा गया है, इसमें जो correct statement है वो आपको बताना है। When applied research adds to an organized body of scientific knowledge, action research does not do that. ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों को ही हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, साइंटिफिकली यूज करते हैं। While the findings of applied research has practical implications for educational practices, action research is not concerned with that. इसमें भी यही बात कही जा रही है, हमारा अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च जो होता है वो दोनों ही प्रैक्टिकल implications रखता है। While applied research and action research both are undertaken to solve immediate practical problem, in action research, the researcher is the same person as the practitioner who will use the findings of the research. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों applied research practical problems के लिए ली जाती हैं। इसमें थर्ड पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। एंड फोर्थ भी हम देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इज दैट ऑफ नॉमेनक्लेचर ओनली, अदरवाइज दे आर द सेम। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है थर्ड। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के लेसन, एंड आई विश ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। मेरा लेसन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।